हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज इन विच आई हैव ब्रॉट अप टू यू 100 एमसीक्यू सीरीज। 100 में से मैंने कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस कवर अप करा दिए हैं, क्वेश्चंस किए हुए हैं हमने लास्ट सेशन में। एंड आज के इस सेशन में हम जो रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस रह गए उनको करेंगे और जो बचेंगे उसको अगले सेशंस में करेंगे, हम उसको देखेंगे। राइट, सो आज हम टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं उस स्लाइड पर लेके जा रही हूँ जहाँ पर हमारा आज का इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा। राइट, तो ये हमारा इस सेशन का पहला क्वेश्चन होगा, दैट इज अंडर द प्रोविजन ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेंट्रल, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी क्या क्या है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जिनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कंसीडर किया जाता है। सो आपके सामने है ऑप्शंस। ऑप्शन ए रेलवे एंड एयर ट्रांसपोर्ट्स, बी पोर्ट एंड डॉक्स, सी माइंस एंड ऑयल फील्ड्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, डी। आपको बताना है, कोर्स दिए गए हैं ए एंड सी, बी एंड डी, ए बी सी एंड ए बी सी एंड डी। आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो आपको साफ साफ नजर आएगा, आप एक बार एलिमिनेट करके देखेंगे कि क्या नहीं आ सकता है और क्या आ सकता है। तो आप देखेंगे कि रेलवे तो सेंट्रल के अंदर आता ही आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डायरेक्टली लीड करता है। तो सेंट्रल रेलवेज अगर है तो रेलवे के साथ एयर ट्रांसपोर्ट भी है। सो रेलवेज एंड एयर ट्रांसपोर्ट कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये तो पक्का हो गया। देखेंगे बी पोर्ट्स एंड डॉक्स क्या आते हैं, तो हाँ ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आते हैं। माइंस एंड ऑयल फील्ड्स तो आते ही आते हैं। तो आपके सही ऑप्शंस जो हो गए वो ए बी एंड सी हो गए। डी देखेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते हैं। राइट, क्योंकि ये डायरेक्टली आरबीआई के अंदर आते हैं बैंक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते हैं। राइट, सो public sector banks doesn't come under central government. So A, B and C would be the right answer. और A और B, C and किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है। So here the right answer is option number third. इस क्वेश्चन को देखेंगे, which of the following statements about communication is are either true or false। आपको true या false बताना है, इनमें से कौन से ऑप्शन है जो या तो ट्रू होंगे या तो फॉल्स होंगे। पहला देखेंगे गैंग प्लैंक, ये क्वेश्चन आ चुका है और रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स का में पूछा गया क्वेश्चन है ये। गैंग प्लैंक थ्योरी ऑफ हेनरी फयोल इज एन एग्जांपल ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन। क्या ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। बी इनकोडेड मैसेज आर नॉट ऑलवेज डिकोडेड इफेक्टिवली बिकॉज ऑफ डिफरेंट फील्ड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या ट्रू है या फिर फॉल्स है। सी filtering is not an intervention which vitiate which vitiate vitiates, I'm really sorry, vitiates vitiates communication, and D grave point communication moves faster than formal communication। So आपको बताना है कि इनमें से right क्या है, wrong क्या है, I mean to say that true क्या है and false क्या है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर वन ए सी आर ट्रू, बी एंड डी आर फॉल्स, ए डी आर ट्रू, बी एंड सी आर फॉल्स। थर्ड बी डी आर ट्रू एंड ए एंड सी आर फॉल्स। फोर्थ ए बी सी आर ट्रू एंड डी इज फॉल्स। कौन सा सही है आपको बताना है। सो आपको आपका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए कैसे, गैंग प्लैंक थियोरी ऑफ हेनरी फयोल इज एन एग्जांपल ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये इनकरेक्ट है, दैट इज फॉल्स। एंड बी देखेंगे, इनकोडेड मैसेजेस आर नॉट ऑलवेज डिकोडेड इफेक्टिवली बिकॉज ऑफ डिफरेंट फील्ड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये पूरी तरह से
सही है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। जरूरी नहीं है कि जिस तरह से हम अपने मैसेज को किसी को देते हैं, बोलते हैं, तो सामने वाला उसको एज इट इज रिसीव करे, जरूरी नहीं है। क्योंकि सामने वाले की कॉन्सेप्ट की थॉट, उसकी कुछ और कॉन्सेप्शन रहते हैं, कॉन्सेप्ट रहते हैं, राइट। तो हो सकता है कि जो हमने चीज को बोला, सपोज हमने पॉजिटिवली बोला लेकिन उसने नेगेटिवली ले लिया, ये तो हो गई कि नॉर्मल नॉर्मल सा एग्जाम्पल। लेकिन अगर आप टेक्निकल वे में लेते हैं तो टेक्निकली भी अगर आप देखिए, सपोज किसी मशीनरी के थ्रू होता है या फिर कोई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उससे जैसा आपने मैसेज को दिया वो वैसे ही रिसीव करे। दे आर मेनी थिंग्स कम्युनिकेशन में होता है कि वो जो आप जिस तरह से चीजों को इनकोड करते हैं, जरूरी नहीं कि डिकोड भी सामने वाला उसको वैसे ही करे, वो वैसे ही ले। क्योंकि अलग अलग फील्ड्स के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन कभी कभी चेंज हो जाता है, सेम ऐसे नहीं रहता जैसा कि उसको इनकोड किया जाता है। डिकोड के टाइम पे वो डिफरेंट हो जाता है, नो, समटाइम्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सी देखेंगे, फिल्टरिंग इज नॉट एन इंटरवेंशन विच विशिएट्स कम्युनिकेशन। सो क्या बोल रहा है कि फिल्टरिंग, अब किसी चीज को आपने किया, बात की किसी ने कि सपोज आज मैं खाना रात में नहीं खाऊंगी, राइट, मैंने बोला, राइट। तो अब जरूरी नहीं, अब कोई सपोज कोई थर्ड जिसको मैंने बोला कि ये मैं ऑफिस में हूँ, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, और मैंने ये किसी को बोला अपने ऑफिस में ही कि आप मेरे घर पे ये बात बता दीजिएगा। तो अगर उस पर्सन ने फिल्टरिंग कर दी उस चीज में, कि उन्होंने बोला कि आज खाना नहीं खाएंगे, वो जा रहे हैं मूवी देखने, जा रही है मूवी देखने, या फिर वो अपने ऑफिस पार्टी में ही खाना खाएंगे, तो फिर घर पे क्या लोगों को लगेगा कि हम लोग यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे हैं और वो बाहर खाना खा रहे हैं। तो क्या होता है कि अब उन्होंने कहीं ना कहीं उसमें फिल्टरिंग किया कि वो खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि वो शायद शायद वो मूवी देखने जा रहे हैं या फिर जा रही हैं ग्रुप के साथ, या फिर खाना ऑफिस में ही खाएंगी। तो इससे क्या होता है कि उन्होंने फिल्टरिंग कर दी एक तरह से। तो क्या होता है, वो कम्युनिकेशन को विशिएट करता है, क्या, राइट, दूषित करता है एक तरह से। वो जो चीजें सही तरीके से जानी चाहिए थी, जो कम्युनिकेशन सही वे में जाना चाहिए था, पॉजिटिवली जाना चाहिए था, वो उस तरह से ना जाकर के वो नेगेटिवली पहुंच गया सामने के वाले के पास। तो ये हो गया फिल्टरिंग। तो फिल्टरिंग जो है ना, विशिएट करती है कम्युनिकेशन को। यहाँ पे दिया गया नॉट, तो ये इनकरेक्ट हो गया। वहीं पे डी देखेंगे, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन मूव्स फास्टर देन फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये बात सही है। तो यहाँ पे सही ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी एंड डी। बी एंड डी आर ट्रू एंड ए एंड सी आर फॉल्स, और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर थर्ड में। सो ऑप्शन नंबर थर्ड वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In UK, the voluntary arbitration procedure was first introduced under the first Conciliation of Act of 1896, second Industrial Courts Act of 1919, third Employment Protection Act 1975, and fourth Trade Unions and Labor Relations Act of 1974। सो आपको क्या बताना है कि जो वॉलंटरी आर्बिट्रेशन है यूके का, जो जो प्रोसीजर था वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस कब हुआ था, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, काउंसिलिएशन ऑफ एक्ट 1896। काउंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1896 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय अ मींस टेस्ट इज कॉल्ड, इसको क्या बोला जाएगा? ऑप्शन आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन वन, नीड बेस्ड असिस्टेंस, सेकंड सोशल असिस्टेंस, थर्ड सोशल एश्योरेंस, एंड फोर्थ म्यूचुअल असिस्टेंस। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, सोशल असिस्टेंस, राइट। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और जो कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि जैसा कि मैंने इनिशियली बोला था कि ये जो मैं आपको सेशंस आजकल लेके आ रही हूँ, ले रही हूँ एमसीक्यूज पर, और ये 100 क्वेश्चंस की सीरीज है, जिनमें से मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं अब तक। कुछ एक क्वेश्चंस रह गए हैं, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस रह गए हैं, उनको अब अपकमिंग सेशन में हम कवर करेंगे, लेंगे। सो तब तक के लिए आप मेरे सारे जो भी अब तक कराए हैं सेशंस, जो जो भी लिए सेशंस, जो क्वेश्चंस कराए हैं, उनको देखते रहिए एंड पढ़ते रहिए, एनर्जेटिक रहिए, पॉजिटिव रहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।